नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। आज से हर दिन हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि जो बड़ी खबरें दिन भर में घटी उनको स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे, जिसमें होगी देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की आज घोषणा हुई। इस मौके पर पीएम मोदी और आडवाणी के बीच संवाद भी हुआ। दोनों भावुक हुए और पीएम मोदी ने आज में दिन में कई बार देश में विकास के लिए किए गए उनके योगदान की भी सराहना की है। तो खुद को उनके करीब होने के लिए सौभाग्यशाली भी पीएम ने बताया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अपने राजनीतिक गुरु लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा करते वक्त बेहद खुश दिखे। दूसरी ओर बीजेपी के विवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान को मिलने की सूचना पाने के बाद बेहद भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और फिर एक सार्वजनिक मंच से 96 वर्षीय आडवाणी के जीवन भर देश सेवा में लगे होने को अप्रतिम बताया। एक निष्ठावान जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। पीएम मोदी ने आज आडवाणी को लेकर 2 तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद आडवाणी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये उन सिद्धांतों का सम्मान है जो मैंने जिए। जब से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली तब से मैंने प्रतिबद्ध रहकर देश सेवा की, फिर चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो। भारत रत्न दिए जाने को लेकर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आडवाणी का परिवार भी सर्वोच्च सम्मान की घोषणा होने के बाद बेहद खुश है। तिरंगे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। अभी भी 26 जनवरी पर उन्होंने तिरंगा फहराया, तो उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं रहा है। पीएम मोदी की कलम आडवाणी जी के योगदान की बातें लिखते लिखते थम नहीं रही थी। उन्होंने आगे ये भी लिखा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के रथ के सारथी रहे नरेंद्र मोदी जीवन भर आडवाणी से सीखते रहे हैं। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? आज भी पीएम मोदी को जब जब मौका मिलता है वो आडवाणी से मिलने से नहीं चूकते।
देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को मिले सर्वोच्च सम्मान पर उन्हें बधाइयां तो मिल ही रही हैं, वहीं राजनीति करने वाले भी मौका ढूंढ रहे हैं। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। जमात इस्लामी के सचिव इस मौके पर जहर उगल रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने के लिए संत समाज भी आडवाणी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 2 से 86 सीट, 86 से 119 और पुनः सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लालकृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 1942 में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और आजादी की लड़ाई में भी वो सक्रिय रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 31 जनवरी से ही ज्ञानवापी में हलचल तेज है। कोर्ट से लेकर रोड तक मुस्लिम पक्ष अदालती फैसले पर सवाल उठा रहा है और अब तक अदालतों पर सवाल उठाने वाला मुस्लिम पक्ष खुद अब कटघरे में खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने आरोपों की पूरी तहकीकात करने के लिए जी न्यूज ने आदेश देने वाले पूर्व जज से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए दिखाते हैं। ज्ञानवापी में साक्ष्य ही सुप्रीम। पत्रावली पर उपलब्ध जो भी साक्ष्य सामग्री थी और उसी को ध्यान में रखे, कानून को ध्यान में रखे, विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखे फैसला दिया गया है। न्याय पर भारी नहीं भावनाएं। न्यायालय है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर कार्य नहीं करती है। ज्ञानवापी में विधि का विधान, विधि के प्रावधान होते हैं, उनको ध्यान में रख के हम लोग आदेश देते हैं। नाम अजय कृष्ण विश्वेश और पहचान वाराणसी जिला अदालत के पूर्व जज। अजय कृष्ण ही वो जज हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ का आदेश दिया और इसी दिन वो सेवानिवृत्त भी हो गए। ज्ञानवापी में पूर्व जज अजय कृष्ण के आदेश पर मुस्लिम पक्ष से लेकर उलेमा और मुस्लिम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर जी न्यूज पूर्व जज अजय कृष्ण के पास पहुंचा। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। न्यायालय ठोस सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्य करती है, तो इसीलिए जो भी फैसला आया है वो ठोस साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है। हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। एक तरफ मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के फैसलों पर ही सवाल उठा रहा है। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। किसी और बात पे, सेंटिमेंट्स पे, अन्य चीजों पे नहीं जाते, केवल अपने आप को वहीं तक केंद्रित रखते हैं जो हमारे पास पत्रावली है, जो हमारे पास सामग्री है, जो कानून के उपबंध उसे गवर्न करते हैं। हम लोग उससे बाहर नहीं जाते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया। अपने भाषण में ओवैसी पहले मोदी सरकार पर हमलावर रहे और भाषण खत्म होते होते अदालत को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा, बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। कोर्ट को कटघरे में खड़े कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ही आईना दिखा दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड सिर्फ राजनीति कर रहा है और वो राजनीतिक लोगों का, सियासी लोगों का एक अखाड़ा सा बन के रह गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की मांग पर ज्ञानवापी मामले में 6 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
लेकिन सुनवाई से पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत पर बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल एक मौत की खबर ने खबरों में शोक की लहर फैलाई। आज जिंदा होने का सबूत देकर तहलका मचा दिया। ड्रामा का कारण बताया सर्वाइकल कैंसर से जागरूकता यानी अवेयर करना। इसे पूनम पांडे का जागरूकता अभियान कहें या फिर लाइमलाइट में आने का एक तरीका, रिपोर्ट में देखिए। I'm alive. कल तक जिसकी मौत की खबरों ने सबको सकते में डाल दिया था, वो आज दुनिया को बता रही है कि वो जिंदा है। जी हाँ, पूनम पांडे, जिसकी अचानक सर्वाइकल कैंसर से मौत की खबर आई। फेमस मॉडल पूनम पांडे नहीं रही। इस खबर के साथ शोक की लहर आई। फैंस हैरान थे। दिग्गज शोक संदेश बयां कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा था। सदमा तो हर किसी को लगा था, क्योंकि 2 दिन पहले तक पब्लिक इवेंट में ग्लैमरस और हेल्दी दिख रही पूनम को अचानक सर्वाइकल कैंसर ने निगल लिया। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी बीच आज सीधे पूनम पांडे आई और अपने जिंदा होने का सबूत देने लगी। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. पूनम पांडे की मौत की खबर 2 फरवरी की सुबह आई थी। उनकी मैनेजमेंट टीम ने सर्वाइकल कैंसर से एक्ट्रेस की मौत का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस की अंतिम संस्कार की कोई खबर नहीं आई, न ही उनके घर वालों का कोई अता पता था। फिर एक्ट्रेस ने अपने जिंदा होने का सबूत देकर तहलका मचा दिया। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया, लेकिन फैंस को उनका ये ड्रामा पसंद नहीं आया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पूनम पांडे ट्रोल होने लगी। अब इसे फैंस की नाराजगी कहें या पूनम पांडे के लिए उनकी फिक्र। बहरहाल पूनम पांडे ने अपनी इस हरकत के लिए फैंस से माफी मांगी और उन्हें बताया कि ये ड्रामा उन्होंने क्यों किया। I'm sorry I've caused a stir and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. सर्वाइकल कैंसर, जिस बीमारी से जागरूकता फैलाने के लिए पूनम पांडे ने ये ड्रामा किया, उस बीमारी से हर साल हजारों महिलाओं की मौत होती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महिलाओं में होने वाला 4था सबसे आम और जानलेवा कैंसर भी बताया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला 2रा सबसे खतरनाक कैंसर है। ये बीमारी बहुत ही खामोशी से शरीर पर वार करती है और इसके लक्षण भी बेहद कॉमन होते हैं। इसीलिए अधिकतर मामलों में महिलाओं को बीमारी का पता बहुत देर से चल पाता है। इसके लक्षण 3री या 4थी स्टेज में पता चलते हैं। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चलते गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से में संक्रमण होता है। साथ ही शारीरिक संपर्क से ये एक दूसरे में ट्रांसमिट भी होता है। पेप टेस्ट सर्वाइकल कैंसर की पहचान करने का सबसे पहला टेस्ट होता है, जिसकी मदद से कई बार इस जानलेवा कैंसर को पहले स्टेज पर ही पहचान लिया जाता है और इससे बचाव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर्दियों में बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ों और हसीन वादियों से बर्फ गायब थे। बर्फबारी नहीं होने की वजह से सैलानी भी निराश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। वादियों में अब बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ऐसा समा बांधा कि मानो रंगत लौट आई हो। सफेद चादर से ढकी वादियां, बर्फबारी से पहाड़ गुलजार,
हर तरफ बर्फ ही बर्फ। टूरिस्ट उठा रहे लुत्फ। तो तस्वीरें आपने देखी हैं। पहाड़ों पर अब बर्फ का सूखा खत्म हो गया है। कश्मीर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फ ना केवल यहां आए सैलानियों के लिए शुभ सौगात लेकर आई है, बल्कि पहाड़ों के लोगों के लिए भी राहत बन गई है। फरवरी के महीने से शुरुआत के साथ ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर की वादियों पर सफेद चादर बिछ गई है। जहां देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ है, घरों की छतों पर बर्फ है। पेड़ बर्फ से लदे हुए हैं। बर्फबारी से बने खूबसूरत नजारे देखते ही बन रहे हैं। हिल स्टेशन बर्फबारी से गुलजार हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिल स्टेशन में टूरिस्ट की भीड़ लगी है। चाहे कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड हो, पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। इलाके में पूरे घरों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर कई इंच बर्फ जमी हुई है। वहीं पेड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। अच्छा लग रहा है, लाइक बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। और इतनी ड्राई स्पेल के बाद काफ़ी जो मौसम इतना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। नज़ारा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। लाइक अगर आप देखें तो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ी तो लोगों के लिए काफ़ी राहत वाली चीज़ है ये। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई हैं। भारी बर्फबारी से पहाड़ ढके हुए हैं। पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पहुंचे टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग भी इस वक्त बर्फबारी से गुलजार है। यहाँ भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। टूरिस्ट कैंपिंग करने से लेकर आइस स्केटिंग का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। गुलमर्ग तो और भी सबसे प्यारी जगह है। पहले हमने भी सोचा था कि हमें स्नोफॉल नहीं देखने को मिलेगी, बट बाद में हम आए यहाँ पे और इतनी अच्छी स्नोफॉल हमें देखने को मिली। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा। गुलमर्ग जैसे कि आप जानते हैं इट्स अ विंटर वंडरलैंड और स्नोफॉल जब होता है तो इट ट्रूली लुक्स लाइक ए विंटर वंडरलैंड।
आप देख लीजिए पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। वहीं उधमपुर के पटनी टॉप में भी बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ भी भारी तादाद में सैलानी पहुँच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हम उधमपुर से आ रहे हैं, जस्ट 1 घंटे में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, बहुत ज्यादा। बारिश पड़ी है रात को और आज हमने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पे आज फर्स्ट स्नोफॉल का मजा लिया जाए, तो इसलिए हम पटनी टॉप आए हैं। वहीं कुपवाड़ा में भी दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का सूखा खत्म हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल की पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछ गई है। देश भर के पर्यटकों के साथ साथ कश्मीर का पर्यटन उद्योग इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब बर्फबारी के साथ पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौटी है और बर्फबारी का वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कड़ाके की ठंड और भीषण बर्फबारी, इस सब ने जहां पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े जो लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी लाई है, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें भी खड़ी कर दी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। जम्मू कश्मीर की तरह ही हाल में दूसरे पहाड़ी राज्यों का भी यही हाल है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ने पहाड़ों को सफेद रंग में रंग दिया है। मौसम की इस करवट ने पहाड़ों पर सैलानियों को भी मोड़ जो है बेहद आकर्षक कर दिया है और यूं लग रहा है कि पहाड़ मानो सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ की चोटियां बर्फ से सफेद हुईं, तो हिमाचल से उत्तराखंड तक सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। झमाझम गिरती बर्फ के बावजूद सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं, जहां दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी ने खूब तरसाया, लेकिन फरवरी में बर्फबारी जमकर हो रही है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं, लोगों के छाते बर्फ से सफेद हो चुके हैं, लेकिन बर्फबारी के सितम के सामने भी लोगों के हौसले बुलंद हैं। कोई बर्फबारी में झूम रहा है तो कोई इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। 2024 की शायद फर्स्ट स्नोफॉल है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। हम आगे जाने वाले थे, नारकंडा प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं गए। यहीं पे इतना मजा आ रहा है कि आगे जाने की नीड ही नहीं है। हिमाचल के दूसरे हिल स्टेशन मनाली का भी कमोबेश यही हाल है। घर से सड़क तक सब बर्फ की सफेदी में समा चुके हैं। भारी बर्फबारी के सामने पेड़ सरेंडर कर चुके हैं, आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। हिमाचल से सटे दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का भी यही हाल है। बर्फबारी से उत्तरकाशी की पहाड़ियां सफेद चादर में तब्दील हो चुकी हैं। पेड़ों और घरों को भी बर्फ अपनी चपेट में ले चुकी है। हालांकि लोग बर्फबारी का खूब मजा भी ले रहे हैं, क्योंकि लोग लंबे वक्त से इस मौसम का इंतजार कर रहे थे। इस बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे भी काफ़ी खिल चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस बार जनवरी महीने के अंदर एक बार भी बर्फ़ नहीं हुई। उसकी वजह से काश्तकारों के चेहरे थोड़े मायूस हो गए थे, थोड़ी निराशा थी। अब मुझे उम्मीद है कि पर्यटक भी खुश होंगे, काश्तकार भी खुश होंगे। हालांकि बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री यमुनोत्री भी बाधित हुआ, जिससे खोलने का काम भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के दूसरे जिले बागेश्वर में भी बर्फबारी अपना सितम दिखा रही है। बर्फ से ढक चुकी सड़क को जेसीबी से साफ करने की जद्दोजहद जारी है। इलाके में बर्फबारी की वजह से बिजली सेवा भी बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।